आमिर साहब, ये जो एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा हमारे सामने है, लेकिन पहले मैं समझ रही थी कि शायद गुस्से में मोदी सरकार बुनबुनाई हुई है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। उन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा कि उन्होंने फतह मनानी है, उन्होंने शिकस्त की को सेलिब्रेट करना है, उन्होंने हंसना है, उन्होंने रोना है। एक बिल्कुल साइकोपैथ किस्म का रवैया जो है वो भारत का हमें इस वक्त नजर आ रहा है। जी, साइकोपैथ आपने खूब कहा। बात यह है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट मोदी ने पिछले 10-12 साल में। उन्होंने अपनी जो कई दहाइयों से जो पॉलिसी थी कि वो रूस के साथ हमेशा रहे, फिर यह कि नॉन अलाइनमेंट रही, अमेरिका को उन्होंने एक आर्म्स लेंथ रखा, तो हम अमेरिका के कैंप में थे। उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनका झुकाव अमेरिका की तरफ गया। अब वो अमेरिका के सबसे बड़े सऊदी अरेबिया के साथ जो है उनके असले के ख़रीदार हैं। अरबों डॉलरों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो अमेरिका से असला ख़रीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम के बाद, और ये जो उनको सुबकी हुई है कि उनके 6 जहाज़ जो गिर गए हैं, उसके बाद से वो उसका एक बैकलैश आ रहा है, डोमेस्टिकली बैकलैश आ रहा है। अपोजिशन भी बोल पड़ी है, पब्लिक भी बोल पड़ी है। वो जो पहले एक उनका तरीक़ाकार था 10-12 साल से, वो जो गोदी मीडिया जो था वो हर एक को कवर अप कर लेता था, हर एक चीज़ को अपना ट्विस्ट दे लेते थे, अपना बयानिया बना लेते थे, शिकस्त को फतह में तब्दील कर रहे थे। अब वो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है, एक तो ये कि इसके शवाहिद बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, दूसरा पब्लिक को झूठ बहुत बोला गया और उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जगा दी कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, सब पे कब्जा करवा दिया था। और अब पूरा दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सच बोल रहा है। तो उनको जो ये उम्मीद थी, उनका ये ख्याल था कि जी दुनिया का मीडिया भी उनके साथ जाएगा, ख़ास तौर पे अमेरिका और वो भी ट्रंप जो है ना, वो हाउडी ट्रंप और जो है वो सारी पपियाँ जपियाँ जो वो करते थे, वो रिएक्शन उनको उसका नहीं आ रहा, जिस पे कि बहुत ज़्यादा तलमला रही है भारत की जनता भी और वो भी। और जो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वो आवाज़ें भी देखी। मैं रवेश कुमार का बड़ा मद्दा हूँ, वो उनकी बिल्कुल उनका चैनल NDTV के बहुत बड़े एंकर थे, बंद करवा दिया गया। आजकल वो बड़ी खुल के बयान करते हैं, तो उनका एक दिखा दें, वो नुमाइंदगी करते हैं। आज लोगों को हमारी भी बड़ी हिंदी की प्रैक्टिस हो गई है। जी आमिर साहब, जी जो भारत अपने लिए जश्न मनाने सोच रहा है, वहाँ से काफ़ी सालों से, और वाकई उनकी क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस थी, उनकी स्टेबल जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, उसकी वजह से कि रौनक आ गई थी। वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी बराबरी करने को तैयार ही नहीं थे। इस जंग ने जो उनको जो पिटाई उनकी हुई है, उसके बाद क्योंकि हम ना सिर्फ के बराबर हुए हैं, हम सुरखरू हुए हैं, उस पे वो बहुत तलबला रहे हैं। ख़ास तौर पे उनकी ये जो है पिछले 5-10 साल की ये पॉलिसी थी डिहाइफिनेट करने की। वो उनका ये कहना था कि जनाब ये FPAC की टर्म थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ आप जोड़ा करें, और अमेरिका ने बाकायदा जो वहाँ पे उनका स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो था, जो साउथ एशिया का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो FPAC का एक यूनिट बना दिया था। तो अब वो FPAC छोड़े, वो पाकिस्तान और इंडिया को वो जो हाइफनेट दोबारा हो गया है, और हर जगह जो 2-3 चीज़ें जो हैं अमेरिकी पॉलिसी के अंदर, ख़ास तौर पे ट्रंप के बयानात में वो जो हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर वो उन्होंने काफ़ी सारे हिंदुस्तान के और वो एनालिस्ट से बात की है कि हर कोई इस चीज़ पे 3-4 चीज़ें जो हैं उस पर वो तिलमिला रहे हैं। एक तो ये कि जी हमें बराबर क्यों पाकिस्तान के किया जा रहा है, ये हाइफनेट क्यों किया जा रहा है, एक ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बार बार उनका इसरार है कि ट्रंप ने अपनी 2 स्टेटमेंट्स में ये जिक्र किया, कतर में भी, उससे पहले वाशिंगटन में भी, कि जी मैंने इनके ऊपर सबसे बड़ा जो था ट्रेड का, कि ट्रेड करो और अगर नहीं करोगे तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। अब वो उसका डिनाइल उनके फॉरेन ऑफिस के भी तरफ से आया है, और वो भी कह रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो बहरहाल अमेरिका ही है भारत का, मगर उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तीसरा जो है, उनको वो मायूस हैं, वो जो कहते हैं ना हिंदी में निराश हैं, कि जी इसकी टाइटल भी, ये जो हेडलाइन है इसका है कि एज ट्रंप क्रोज ओवर एंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट
इंडियाज लीडर्स फील बेट्रेयल, वो समझ रहे हैं कि ये बेट्रेयल है, हमारे साथ धोखा हुआ है, अमेरिका ने हमें मायूस किया है, हमें हमारा साथ नहीं दिया, पर्दे के पीछे रह के सारा मामला तय हमारा साथ नहीं दिया। और जो अपना वो समझते थे कि हमारा जो अब हमने अमेरिकन कैंप को जो किया हुआ, ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके बदले में हमारे साथ जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है उस तरह अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था। चीन की हमारी रिलेशनशिप ये दहाइयों पे मुहित है और ये आयरन के रिलेशनशिप कोई एक दिन सालों और दहाइयों पे वो है, तो एकदम से ये करना, अमेरिका का एक अपना स्टाइल है, हिंदुस्तान का एक अपना स्टाइल है, सो ये उम्मीद रखना एक बेवकूफ़ाना भी है। तीसरा जो उनको एक तकलीफ है, इस आर्टिकल के अंदर जिक्र भी किया गया है कि दहशतगर्दी का जो इसका सारी जंग ख़त्म कराने का जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रेडिट लिया है, उसके अंदर जो है सारे मामला जैसे निपटेंगे 15 तारीख है और थोड़ी ही देर के बाद कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है और वो पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक है। उन्हें फ़ायदा इस मरतबा होगा या फिर नहीं होगा, अवाम की नज़रें सिर्फ इसलिए देख रही हैं पेट्रोल को। जी, ये मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। उम्मीद है कि गवर्नमेंट अकल करेगी और अवाम को जो है ये पेट्रोल का, आप देखें ये पिछले 3-4 माह से सिलसिला जारी है कि ये ₹2.75 जो है ना, जो है ये बिजली का वो कह रहे हैं कि एडजस्ट करके वो दोबारा ये वाला लारा करवाएंगे। मगर साथ में ये खबर भी आ रही है कि तो तजवीज़ दी गई है, वो ये दी गई है कि आप तीसरी दफ़ा तो ये ₹4.12 जो है ना, ये टैक्स लगा दिया जाए, बजाय इसके कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत क्योंकि कम हो गई थी तो 15 तारीख को एडजस्ट करके वो रियायत देने की कोशिश करनी थी। ये पहले ₹18 खा चुके हुए हैं लोगों के, धोखा करके सड़क के नाम पे। पहले इन्होंने कहा कि हम जो है ना आपको बिजली के अंदर ये एडजस्टमेंट कर देंगे, वो फिर डिले कर दी गई कि नहीं वो जून के बजट के बाद करेंगे। सो पहला धोखा वो हुआ। दूसरी दफ़ा फिर वो कहा कि बलूचिस्तान के अंदर सड़कें बनानी है, जिसकी वो भी नहीं बनी। और ये अब तीसरी दफ़ा ये मौका था कि आज कर देनी चाहिए थी, अभी तक ऐलान नहीं किया गया। और वो है कि ये 75 अरब रुपया जो है ना उससे जो उनके पास पड़ा हुआ है। तो अब ये खलीक कियानी साहब की खबर है कि ये ऑयल OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, रिफाइनरीज और डीलर्स वगैरह को ना ये बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स लगा के, जो है ये उनको एडजस्ट कर रहे हैं। अवाम के को एक दफ़ा एक और ठुड्डा मारा जा रहा है। और मज़ीद ये एक बुरी खबर आ रही है कि जो आगे बजट के अंदर दोबारा जो है वो जनरल सेल्स टैक्स जो है ना वो 3 से 4 रुपए पर लीटर जो है ना वो भी लगाने के मतलब गौर फिक्र किया जा रहा है। अच्छा। ये तकरीबन 18 रुपए का आप देखें जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, 18 रुपए पर लीटर पेट्रोल के, हर लीटर के पीछे 18 रुपए सूली तौर पे। मगर वो ये क्योंकि अपने जो है असम्बलियों के, पार्लियामेंटेरियन के, वज़रा के तनख्वाहें बढ़ा लेंगे, आपके हमें जो है सैलरीड क्लास को जो है निचोड़ के जो है 10% जो टोटल टैक्सेस हैं वो सैलरीड क्लास से लिए जा रहे हैं। और जो कोई रिलीफ उनका बनता है कि दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है 18 रुपए, तो वो ये बिल्कुल उसके बावजूद अभी एक नई ट्रक की बत्ती है कि जी शायद ये दोबारा बिजली के अंदर एडजस्ट करके यूनिट के अंदर कर दी जाएगी। तो अच्छा। ये एक मैं समझता हूँ नाजायज़ है और ज़्यादती है कि आप ये एक सस्ता तेल लेके उसके ऊपर टैक्स लगा के, कभी लेवी का बहाना करके, कभी टैक्स लगा के, कभी और वजह से आप टाल के जो है ना लोगों को ये झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे सवाल पे आपने शरारत नहीं इसको समझना, क्योंकि पेट्रोल के बाद मैं सीधा PTI के ऊपर जा रही हूँ। PTI का मुझे बताइए, वहाँ बड़ी गर्मा गर्मी है, कभी डील है, कभी ढील है, कभी मुज़ाकरात हैं, कभी कहते हैं हमने नहीं बात करनी। PTI में रोजाना एक नई चीज आमिर साहब निकल के सामने PTI के ये डील वील तो इतनी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि अब ये वक्त का ज़िया लगता है। बुनियादी सवाल PTI के लिए ये बहुत बड़ा है और हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा है कि ये फैसला करना उनके लिए कि उन्होंने क्या ये सड़कों पे लड़नी है कि नहीं लड़नी है। ये PTI से ज़्यादा
ये हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ फैसला है। ये आज सारा हमने जो प्रोग्राम किया इसमें हमने जिक्र किया कि अभी भारत से टला नहीं है, उनको जो शिकस्त हुई है वो मौका ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहेंगे किसी तरीके से हमें नीचा दिखा के बदला ले सकें। मोदी के लिए अपनी सियासत जो है सबसे ज़्यादा अहम है, उसके लिए वो किसी नहज पे भी जाने के लिए तैयार है। और बाकी भी जो खित्ते के अंदर बताया कि जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो ईरान के साथ चल रहे हैं मामला, सऊदी अरेबिया, शाम, तो ये उस तनाजुर के अंदर जो हमारे मामलात हैं, हम अफोर्ड नहीं करते हैं कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम हो, इस्तेहकाम को धचका लगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर बिल्कुल आके काम चल जाए, गवर्नमेंट जेस्चर दे, इमरान खान से मुलाकातों का जो है सिलसिला शुरू हो और बाकी चीज़ों पे भी गुफ्तो शनीद हो जाए तो ये टाल सकता है। मैं समझता हूँ ये फैसला पीटीआई का इस तरह नहीं है, उन्होंने आज अनाउंस किया था, अभी तक जिसकी तफसील नहीं मैंने देखा। हाँ बिल्कुल तारीख थी, लेकिन जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं आमिर साहब उनके पास दोनों ऑप्शन है, सड़क का भी ऑप्शन है, बातचीत का भी ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन तो उनके पास बिल्कुल है, मगर इस वक्त जो है वो भी मेरा ख्याल अच्छा ही कर रहे हैं कि इस वक्त जो जंग की सूरत-ए-हाल बहरहाल है, अभी मैंने कहा जिस तरह ये खतरा टल नहीं रहा, तो शायद इस वजह से वो भी तामुल कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में। और बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई की तरफ से बड़ा ऐसे मौके पे एक बड़ा मुस्बत रवैया रहा। इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट जो है बड़ी दबंग किस्म की दी, तो इसको मुस्बत कदम समझते हुए रेसिप्रोकेट करना चाहिए और ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहिए और ये अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो खतरात मंडला रहे हैं हमारे सर पे, ये इसकी वजह से ये पैटी जो छोटे छोटे लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ या गुस्से जो हैं ये हमें इसको ओवरकम करना चाहिए। और हमेशा जो है ये कलमंदी का तकाजा भी होता है, तारीख का सबक भी है कि जब खतरात मंडला रहे होते हैं तो आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म की जाती हैं और उसके लिए ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों तरफ से ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास आखिरी 1 मिनट है और इस आखिरी मिनट में मुझे बता दीजिए कि अचानक से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद फायज़ ईसा साहब सामने आ गए। ये जी मैं क्या करूं, मैं तो सुबह से ये दौर अखबार में फायज़ ईसा साहब का आर्टिकल पढ़ा है जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि कानून क्या होता है और जो है असूल और ज़वाबित क्या होते हैं और यूएन चार्टर और इंडस वाटर ट्रीटी एंड टेररिज्म उसके अंदर वो किया और उसके अंदर जो भाषण दिया हुआ है उसके अंदर ये बनाया जाता है कि जिन लॉ अबाइडिंग जो मुल्क होते हैं उनके अंदर जो है ना वो देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और क्राइम्स आर फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड एंड एविडेंस कलेक्टेड देन द प्रोसिक्यूशन प्रोसीड्स टू एस्टैब्लिश गिल्ट। अब ये एक लेक्चर देना जब आपके जो है सर्विंग पीरियड आपका देखा आपका जो कॉन्डक्ट खराब है उसके बाद कोई भी अगर बाइज्जत आदमी हो तो चुप करके वो घर बैठ जाए। इस मुल्क के अंदर ये जो आग लगी हुई है ये फायज़ ईसा साहब की लगाई हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन को कॉन्डक्ट करवाया, जिस तरीके से इंतखाबी निशान छीना, जिस तरीके से अपना एक तासुब छुपाने की भी कोशिश नहीं की। साकिब निसार साहब ने भी बहुत गलतियां की थी मगर उसके बाद वो सोशल लाइफ से गायब हैं। कम से कम इंसान को इनको अभी भी पता नहीं क्या वो नौकरी चाह रहे हैं या सिला चाह रहे हैं कि जो मैंने खिदमत दी थी मुझे उसके बदले को एक ही जुमरे में आप गर्दान लीजिए। बहरहाल ये जो है कुछ उनको ख्याल करना चाहिए, इस तरह के ये जो भाषण देने से पहले अपना कॉन्डक्ट देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस